हमारा बैकड्रॉप सही है, क्या हमारे फंडामेंटल सही हैं, और जब तक ये फंडामेंटल सही नहीं होंगे क्या पाकिस्तान रिजिलियंट रह सकता है, या जो अभी हाल ही के अशार पढ़े उन्होंने, हालत इतनी ख़राब हो गई है। ज़फ़र हिलाली थोड़े से सिनिकल आदमी हैं, कुछ लोग आप जानते होंगे उनको। उन्होंने कल परसों एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज़ लाइक टाइटैनिक, इट इज़ गोइंग डाउन इन स्टाइल, आई वॉन्ट पाकिस्तान टू कम बैक इन स्टाइल। कैसे का दावत देने का मैं भी फिश आउट ऑफ वाटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस यहाँ पर है, पहले तो अंदर जब मैं आया तो आई वॉज टेकन अबैक बाय द साइज एंड दी इस शहर के सर्टनली मे बी आउट ऑफ द कंट्री हाई स्किल्ड लोग जो है यहाँ बैठे हैं, कुछ CFOs हैं, कुछ को मैं जानता हूँ बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड्स में। तो मुबारक हो आप सबको जो भी आप अपनी फील्ड में कर रहे हैं। मैं एक माजरत भी करना चाहूँगा, मुझे 1:30 बजे उठ के जाना पड़ेगा, तो मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले मेरे पास साहब से माजरत के ऑप्शन नहीं है उसको डिले करने का। मैं पहला सेशन सुन रहा था और जो यहाँ पर पैनलिस्ट थे उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज सुनाई। बट सो हैप्पी दैट देयर आर सक्सेस स्टोरीज, देयर आर सम थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ एंड हैप्पी अबाउट, फील हैप्पी अबाउट। लेकिन हालात को हम हालात से नज़र नहीं फेर सकते हैं। मैं कहानी बताना चाहूँगा। एक जहाज़ में कुछ पैसेंजर्स बैठे, पानी का जहाज़, उसमें अमीर लोग जो थे वो फर्स्ट क्लास कैबिन्स में थे। कैबिन्स बहुत अच्छे थे, खुशादा थे, समुंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था। और कुछ गरीब लोग थे जो डेक में थे, डेक जो जहाज़ के अंदर होते हैं वहाँ। तूफ़ान में फंस गया जहाज़, तो कैप्टन ने कहा कि जी इस जहाज़ का वज़न कम करना पड़ेगा और जिसके पास जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो उठा के पानी में फेंक दें। तो गरीबों ने तो अपनी अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो फेंक दी। उन्होंने कहा जी अगर ज़िंदा रहना है तो ये सामान जाए, ज़मान की क्या वैल्यू है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के अमीर तबके थे उन्होंने कहा कि हमारी तो बड़ी कीमती सामान है, हम तो नहीं फेंकते। वो जहाज़ तो फिर भी ख़तरे में था। वो उधर एक चीफ इंजीनियर था उनके फर्स्ट क्लास कैबिन में, उनसे लोगों ने कहा, इन अमीर लोगों ने, कि भाई आप बचाएं, हमें कुछ करें। तो उन्होंने जहाज़ के नट्स और बोल्ट्स निकाल के फर्स्ट क्लास कैबिन्स को मजबूत करना शुरू किया कि जी हम तो बच ही जाएंगे। लेकिन जहाज़ जब डूबा तो सब डूब गए। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का जो अमीर तबका है, जो अशराफिया है, प्रोफेशनल्स हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं, हमने खूब पाकिस्तान के नट्स और बोल्ट्स निकाल के अपने घरों को, अपने करियर्स को सजाया है और मुल्क डूब रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वाकिफ़ नहीं थे। हुमा से मेरी बहुत पुरानी वाकफियत है और पिछले 20 साल 25 साल से मैं जो उनसे बात करता हूँ। अशफाक साहब भी जानते होंगे, बहुत दफ़ा हम चैनल्स पे साथ हुए हैं और मैं आई वॉज द ऑड मैन आउट। जो मुशर्रफ और शौकत अजीज़ का दौर था, सब तारीफ़ करते थे। खूब पैसे बनाए लोगों ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों ने और सीमेंट वालों ने और स्टॉक मार्केट के और रियल एस्टेट वालों ने बहुत पैसे बनाए। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। मेरी राइटिंग्स हैं, मेरी पब्लिकेशंस हैं, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। लेकिन हम अक्सर, आप एक चीज़ कहते हैं और वो हो जाती है तो आप कहते हैं आई टोल्ड यू सो, मैंने तो कहा था। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, रोना आता है, सर पटकने को दिल चाहता है कि मेरी बातें क्यों सही साबित हुई। आज हम बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, डिफेंस में और क्लिफ्टन में और कंटोनमेंट में और ई सेक्टर में और एफ सेक्टर में और मॉडल टाउन में। लेकिन मुल्क बहुत तबाही में है।
इस वक्त की मीशत तो मुझे समझ नहीं आती। हुकूमत के पास कोई, हम बहुत बड़े खसारे हैं। बजट डेफिसिट 100 रुपये रेवेन्यू पे 150 रुपया 250 रुपया खर्च करते हैं। $100 की इंपोर्ट पे $200 $100 के एक्सपोर्ट पे $250 एक्सपोर्ट करते हैं। ये 1 साल का 2 साल का नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है। कर्ज़ों पे गुजारा कर रहे थे। और हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज भी है फाइनेंस मिनिस्टर, एक दिन बड़े फ़ख्र से कहा कि जी मैंने तो IMF को अपने उंगली में लपेट लिया है, जब पैसे चाहिए ले लेता हूँ मैं, लेकिन अब नहीं मिल रहे। नाउ वी आर नो लॉन्गर अ स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ द वेस्ट, वी आर अ न्यूसेंस टू द वेस्ट। दे विल नॉट सपोर्ट अस, दिस विल नॉट कैरी ऑन। हमें बहुत सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रेटजिक चेंजेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने अपने अखराजात को आधे करने हैं, 50% रिडक्शन, और उसमें डिफेंस भी शामिल है। डिफेंस में बात किए बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैव टू कम डाउन बाय एटलीस्ट 1/3, नॉट बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर। अगर इस जहाज़ को हमें बचाना है, जो पहले मैंने कहा कि जो हैवी आइटम्स हैं वो जेटिसन करें ताकि जहाज़ लाइट हो जाए और चल पाए, यही हमें करने की ज़रूरत है। क्या हम कर पाएंगे, ये आपके और हमारे हाथ में है। थैंक यू कैसर। मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी ग्लूमी, और खुदा करे मैं गलत हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये आज का सच है। तोला साहब, आगे बढ़ने की कोई ऑप्शन है या आप भी कैसर जितने? रहमान रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस एलीट पैनल। ऑल्दो मैं तो कॉमन मैन हूँ और ICAP का मैं तो होस्ट ही हूँ, आप समझ लें। देखिए, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाना चाह रहा हूँ। इसमें ज़ाहिरी बात है बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज हो सकती हैं, बट बीइंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसर साहब के सामने तो हम तिफले मकतब है, बट एनीवेज मैं आपको जो सीन बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी हकीकतें हैं और उनकी वेरीफाइबिलिटी है। और वो वेरीफाइबिलिटी ऐसी है जिसको अगर रिजीम चेंज हुआ तो भी इसको क्वेश्चन में नहीं लाया गया। अगर लाया जाता तो मैं समझता कि चले डूबियस है या अनडाउटेड नहीं हो सकती तो डाउटफुल है। व्हाट हैज़ हैपेंड 2013, आई टेक यू बैक, जब हमने IMF से मुआहदा किया, बिल्कुल ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमने मुआहदा किया जब, और थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैं भी इन्वॉल्व रहा, तो वी हैव टेकन 21 एक्सेप्शंस इन दैट। डॉक्टर साहब आप इस बात के गवाह होंगे। और इसके बाद वी वर रियली फ्लाइंग हाई। अब मुझे कोई ये कह दे कि जी एक्सपोर्ट्स डाउन हो रही है, तो मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ। आई एम एन ए पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, ना इंशाल्लाह रहेगा। मैं आप लोगों की तरह एक आम आवाम और एक प्रोफेशनल हूँ। जब भी 65% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल, यहाँ टाइकून हमारे मोहम्मद अली टब्बा छोटा भाई भी वो बैठा हुआ, उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा 65% तुम्हारी टेक्सटाइल है। जिस दिन मेरा डॉलर 80 सेंट का अपना कॉटन 80 सेंट का होता है जिस साल एवरेज में, तो मेरी जो एक्सपोर्ट होती है ना 22-25 बिलियन डॉलर पे आ जाती है। और जिस वक्त $1 20 होता है तो $31 बिलियन आ जाती है। तो वेयर इज द वैल्यू एडिशन, वेयर इज योर कैपेसिटी एनहांसमेंट विच वी हैव गिवन यू so many times? Where is the benefit of the concession which we are extending to you people? जब हमने एग्रीमेंट किया, during the currency of that agreement from 2013 to 2016, I am saying this on record, this is not for the first time, on a multiple occasion I have said that we have bought $1.8 billion from the market and enhanced the reserves of State Bank of Pakistan instead of dishing out, जो कि common theory और common philosophy है. The figures are verifiable, one can do it. तो एक तो ये था कि आपकी करेंसी स्टेबल जा रही थी। PwC यहाँ बैठी हुई है, मैं खुद PwC से था। उनकी अपनी एक रिपोर्ट थी कि 2030 में you will overcome and you will bypass the economy of Italy and Canada to be part of the G20. Where that has gone?
वर्ल्ड बैंक, फेंच, मूडी, IMF, जेट्रो, पेट्रो, जितनी भी आपको नजर आएंगी, सब कहती थी पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. देन व्हाट हैपेंड? वेयर वाज द मिसकैलकुलेशन? एंड लिटरली मैं भी वंडर करता हूँ, बट यू नो कि मेरा अपना एक रिसर्च अपनी होती है. जाहिर बात है डॉक्टर साहब इतनी रिसर्च तो हम नहीं कर सकते, उनकी रिसर्च डिफरेंट डायमेंशन में होती है, हमारी रिसर्च डिफरेंट डायमेंशन में होती है. एक एक डेटा को मैं एवेल्युएट करता हूँ, not from the local source but from the international source. They all are suggesting कि why the graph was going up and coming down. Why it is a bell curve? Why it is a bumpy ride? The only cause or reason or answer I find is instability and lust of power. Why? तो ये अगर मैं देखता हूँ, इस मरतबा जब आप अगर देख रही है ना, why we are in a so much gloomy picture. Dr. Saab has portrayed the right picture. But why it is so? Because once we entered into an agreement with IMF, the basic premise was 1.5% आपका जो interest rate होगा वो 1.5% होगा over and above your CPI. स्टेट बैंक की आप ऑटोनॉमी देगा, और मैं खुद इसके फेवर में हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है. बट कैन वी डू इट इन सच अ पोरस इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान, where we have got parallel economy of equivalent to our normal economy? क्या हमारी टैक्सेशन में इक्विटी है? अभी मैंने एक रिपोर्ट दी है, बिलीव यू मी, मुझे आज तक ये अंदाजा नहीं था, और था भी तो उतना नहीं था कि जितना बिकॉज के ऑथर करने के बाद आता है उसका, कि दिस इकोनॉमी कैन जनरेट 12 ट्रिलियन ऑफ टैक्सेशन. आज आपकी इकोनॉमी में ओनली 3% ऑफ द पीपल और टैक्स फाइलर्स आर कंट्रीब्यूटिंग 95, ये स्टोरी छप चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 95% ऑफ योर टैक्स एंड 1.77% ऑफ योर टैक्स पेयर्स आर कंट्रीब्यूटिंग 90%, एज अगेंस्ट टू योर नेबर इंडिया 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ द टैक्स. तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या इस्तेमाल किया? अब एक ज़माने में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे, साकिब शिरानी, उनका और मेरा एक बड़ी आर्गूमेंट हुई जब उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि FBR इज बिकमिंग अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान, इफ़ यू रिकॉल सर. तो मैंने कहा मैं साकिब ये बात नहीं कर रही. बट लिटरली आज मुझे 4 years और 5 years डाउन द रोड मैं साकिब से ये डिस्कस ज़रूर करूँगा कि यार साकिब, व्हाट वर द रीजन यू टोल्ड मी. And now this is the high time we have to use the technology to be resilient. I will ask you to hold your thought, तौले साहब, अगर आप इजाज़त अमजद साहब को डिस्कशन में शामिल कर लूँ प्लीज़. I come back. अमजद साहब हमारे उस्ताद हैं, उनको जरूर शामिल. अमजद, आपसे भी मेरी वाक़ियत है, बातचीत इधर उधर भी होती है, हम एक दूसरे से सच भी बोल लेते हैं. क्या दूसरे मसाइल नहीं हैं? उनके मसाइल और हमारे मसाइल मिलते जुलते हैं. Where have we gone wrong? जो बात तोला साहब ने भी की, हम कहाँ गलत हुए, किस जगह हमने गलत मोड़ लिया? थैंक यू डॉक्टर हमाम. आई थिंक हमारा थोड़ा स्टार्ट ही गलत था, बिकॉज अगर आप शुरू के सालों में देखें तो तकरीबन 70% बजट फौज को जा रहा था, और तालीम, सेहत, सड़कें, पानी बहुत कम खर्च हो रहा था. तो हमारा स्टार्ट ही ये था कि हमने वो चीज़ें जो फाउंडेशन होती हैं किसी भी मुल्क की या इकोनॉमी की, उन पे खर्चा नहीं किया. अगर आप देखें, हमने एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, पॉपुलेशन प्लानिंग, फ्लड प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने नंबर्स देखे हैं कि हमने कितना खर्च किया एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इकॉनमी वर्सेस इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इट इज़ पैथेटिक. तो वर्स्ट इन द रीजन, बाय द वर्स्ट इन द रीजन. तो अगर आप इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी. और ये जो इतना टाइम गुजर गया, ये इसलिए गुजर गया कि जो 2 अफगान वॉर्स हैं, पहले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया और हमें डॉलर्स मिलने लग गए, फिर 9/11 हो गया, हमें फिर डॉलर्स मिलने लग गए, और उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट्स ने एक चीज़ सीख ली कि बोरो करो. जब यूरो बॉन्ड मिलता था तो हमारे CEO ग्रुप पे भी लोग इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे जिस तरह हमें कोई FDI आ गई है या किसी ने फ्री पैसा दे दिए, तो हम बोरोइंग की तरफ चले गए. तो वो जो रिफॉर्म्स थे, डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स, वो हमने तकरीबन 70 साल ही डिले किए, जिसमें एक तो साइड मैंने बता दी कि हमने
बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं किया। अगर हम पॉपुलेशन ही कंट्रोल कर लेते तो आज हमारी पॉपुलेशन अगर उस रेट पे ग्रो करती जिस रेट पे बांग्लादेश और इंडिया में ग्रो किए, तो आज हमारी पॉपुलेशन कोई 23-24 करोड़ नहीं होती, 17 करोड़ होती। 7-8 करोड़ कम लोग जिनको आपने तालीम देनी है, जॉब्स देनी है, हाउसिंग देनी है। और फिर उसके बाद जो रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के लॉसेस, ह्यूज, और हमने इसको इतने साल से हम देख रहे हैं, हर गवर्नमेंट आके बात करती है, किसी में हिम्मत नहीं है कि ये रिफॉर्म्स कर सके, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है हमारी जो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो आज भी हमारा तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज़ और ग्रांट्स वगैरह जा रही हैं टू दी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, जो कि हमारे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बजट सब मिला के फिर उससे भी डबल ट्रिपल है। ठीक है, फिर हमारा किबला ही दुरुस्त नहीं है। फिर एग्रीकल्चर ने कभी टैक्स नहीं दिया। फौज का कैसर बंगाली सब बात करते। डॉक्टर साहब, हम तो ये बातें अब सुन के बूढ़े हो गए ना, जी। मैं भी बाल रंगती हूँ ना, कब से सुन रहे ये बातें। तो कैसे, मुझे पता है आपको जाना है, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई टर्न अराउंड है इस ये जो बहुत इस वक्त अशराफिया है जो सिविल एंड मिलिट्री, इनका कोई विजन नहीं है और शुरू से नहीं रहा। मेरे 3 हुकूमतों में काम करने का मौका मिला है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट में काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में काम किया है। और मैं 3 मिनिस्टर्स या 3 सेक्रेटरीज को बिठा के कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर पाया कि मुल्क को ले कहाँ जाना है। इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इक्वली कल्प्रिट है। मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा, और हुमा को पता है, हुमा हमारी बहुत करीबी दोस्त है, हम बहुत डिस्कशन चीज़ें करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में भी साथ थे। कराची चैम्बर, FPCCI, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, इन जगहों पे मैं जाता रहा हूँ, इनके ऑफिस बेयरर्स से, इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से फॉर्मली भी जाता रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस वक्त भी उनके साथ वास्ता था। जब मैं गवर्नमेंट में था, जब मैं सिंध गवर्नमेंट में एडवाइज़र था, मैं ऑफिशियली भी उनसे मिला। मैं हर वक्त कहता था कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है ये बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तान को तबाह करेगी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं जब सिंध गवर्नमेंट में था तो MKM और PPP की कोalition थी, वो टूट रही थी, मैं देख रहा था, और मुझे ये भी था कि किस वजह से टूट रही है। तो मैं गया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के पास गया, FPCCI के पास गया। मैंने कहा देखें जी, ये हालात बिगड़ने वाले हैं, कराची बंद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, आप ही को नुकसान होगा। आपको मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये आप, यू आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन दिस कंट्री, you are the people who generate all the taxes, तो आप इनिशिएटिव लें और कुछ करें। तो मुझे जवाब ये मिला कि आप क्यों हमारे ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं, हमारे भी घर वाले बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते। कोलिशन टूट गया, कराची वेंट इनटू chaos, but they didn't do anything। आप जो यहाँ यंगर जनरेशन है, मैं समझता हूँ आप है उम्मीद। ये एक इमारत है, ये एक कमरा है, इसमें स्टेज भी बहुत अच्छा है, कुर्सियाँ और चेयर भी बहुत अच्छी है, ये माइक का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस वक्त छत गिर जाएगी ये सब कुछ टूट जाएगा। तो सिर्फ अपना करियर, अपने इदारे, अपना बिजनेस, अपनी कंपनी पे तवज्जो ना दें, देखें बाहर क्या हो रहा है उस पर भी तवज्जो दें। पाकिस्तान में, ये कराची में, हर मुल्क में जगह है, ख़ास तौर पे कराची में लोगों के आलीशान बंगले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, करोड़ रुपए के कालीन दीवार पे टंगे हुए हैं, बाहर कचरा है उनको परवाह नहीं है, गटर बह रहा है उनको परवाह नहीं है। कराची की तमाम सड़कें ऐसी है। तो ये एक सोशल, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस पैदा करना होगा, एक इज्तिमाई कदरें पैदा करनी होगी कि हम कैसे, घर के बाहर कैसे हैं, बाहर कैसे हम चला रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ यही उम्मीद है
कि आप अगर आपने ये करेंगे एक तो हो सकता थोड़ी है। सी कंट्रोवर्शियल बात की है जिसमें तोला साहब ने कहा कि तालियां बजाओ। तोला साहब तालियां तो बजा ली हमने, रो भी लिया, बताइए बिजनेस कम्युनिटी। कहती सब कहते हैं, और हमारी जो अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, वो वही रिपीट करती है। मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी में मज़ीद टैक्स जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जी तोला साहब, कोई गुंजाइश नहीं। मैं अब सवाल नहीं दिस इज पूछती एन ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि आप टैक्स सिर्फ इंडस्ट्री से जमा कर रहे हैं। 66% टैक्स जीडीपी, 29% टैक्स जीडीपी रेशियो है इंडस्ट्री का। आप कत्ल कर रहे हैं इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री ही टैक्स देती है, इंडस्ट्री ही एक्सपोर्ट देती है, इंडस्ट्री ही जॉब्स देती है। सिर्फ जो सोल्यूशन है वो एक्सपेंडिचर रिडक्शन का है। लेट द बिजनेस कम्युनिटी हैव द करेज टू स्टैंड अप एंड आस्क फॉर अ रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 42 डिविजन्स हैं, सब बेकार हैं, 20 बंद करें। देयर इज अ डिवीजन फॉर नेशनल हार्मनी ऑल्सो, अंदाजा लगाएं। फेडरल गवर्नमेंट में एक डिवीजन है नेशनल हार्मनी। इस तरह की 15-20 मिनिस्ट्रीज बंद करें, फौज के इदारे बंद करें, फौज का एक्सपेंडिचर कम करें। अगर जो मुल्क को बातें बचाना है। कैसे ने कही है आप उन्हें इंडोर्स करते हैं ये करने की, क्योंकि अब तो बात नहीं कर सकते, अब फायर साइड चैट नहीं कर सकते। तो डोंट वरी, बहुत काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनको यू कैन नॉट मिल्क द सेम ओल्ड काउ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मौका मिला, 3 महीने मुझे लगे। यहाँ कुछ हॉल में मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ थे। We have identified 2 trillion worth of those taxes which has not been taxed to the community. उन कम्युनिटीज को जिनको आपने सेक्रेट काउ की तरह रखा हुआ है, उनको हम टैक्स कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को टैक्स लगाएं। प्लीज, वी आर नॉट सेइंग कि इंडिविजुअल को टैक्स लगाएं। वी आर नॉट सेइंग कि जो दे रहा है उसको टैक्स लगाएं। वी आर सेइंग दोज हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, द रियल एस्टेट सेक्टर, द होलसेलर एंड द रिटेलर। वी हैव आइडेंटिफाइड एवरी, और ये इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली टब्बा साहब इसमें शामिल थे मेरे साथ, मियाँ मोहम्मद मंशा, ये वो नाम है जो टैक्स देते हैं और तंग भी आए हुए होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुल्क में टैक्स की कैपेसिटी मैं आज आपको बता देता हूँ। आज जो हम जिसकी रेटोरिक हम करते रहते हैं सारे, टर्की की टैक्स बेस मैंने पढ़ी है, बल्कि इसकी रिपोर्ट है मेरी, नॉट नाउ, 2015 की रिपोर्ट है। आपका 50% टैक्स उनका आ रहा है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से, विच इंक्लूड्स लिकर, 3 times ऑफ आवर टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड सिगरेट्स। तो ये वहाँ से आ रहा है। मेन आपका टैक्स आएगा, मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि 28,000 लोग आपका 80% टैक्स दे रहे हैं। उधर री इमेजिनिंग आपने करनी है। ये नहीं करना खुदा ना खाता कि जी डॉक्टर साहब की जो रेट अगर से माशाल्लाह 35% पे अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो उनको 45 कर दूँ। नो सर, दिस इज नॉट द स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज आई एम कंसर्न। बट व्हाट आई एम सेइंग, द टाइम इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और आपने जो एक्सपेंडिचर रिडक्शन की बात की डॉक्टर साहब, आई टेंड टू एग्री, बट विद utmost humility थोड़ा सा मैं बताता हूँ, द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर is just because of the fact that you are part of the IMF program. Your interest, 7 trillion or 7.6 trillion in the forthcoming year you have to pay as a debt servicing cost, which is more than the revenue you earned. Where do you go? What about the NFC award? You are dishing out 60% of your total tax revenues. Can we survive? No. Yes, as a symbolic, yes I know and I can tell you, I can endorse you कि कुछ डिवीजन आप बंद करें, बट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान? 460 बिलियन एज अगेंस्ट 7 ट्रिलियन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप मुझे बताएं ये 2 ट्रिलियन होती थी हमारी, जब हम अपने प्रोग्राम में IMF को हम समझाते थे कि नहीं, हमारी जो रेसिपी है जिस पैरेलल इकोनॉमी पे, वो सिर्फ एक ही रेसिपी है, लो इंटरेस्ट रेट एंड मैनेज पैरिटी। आज उन दोनों चीज़ों को हम खो चुके हैं। आज हमारे बैंक, सारे मेरे दोस्त बैठे हैं, बैंकर नाराज मत होना मेरा भाई, अगर आज मैं बोरो करता हूँ बैंक से, वो स्टेट बैंक से बोरो कर रही है 2%, वहाँ पर आप उसको OMO में वो लेती है, मुझे दे देती है 2% ऊपर में, 21% पे मैं बोरो कर रहा हूँ। कैन वी सर्वाइव एट 21%? नो, द ओनली आंसर इज वी कैन सर्वाइव एट 10 to 12%। ये कोविड की वजह से हमारे एडवांटेजेस काफ़ी हुए, हमने टर्क लोने दी, कहाँ ही कैपेसिटी बिल्डिंग मेरी?
तो हम किसको ब्लेम करें? और हम माजरत के साथ एक हमारी अप्रोच है सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ, जो एग्री करता है वो तालियां बजा दे। और यही चीज जापान में अगर मैं देखता हूँ ना, तो वो कहते हैं फर्स्ट माई कंट्री, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई सेल्फ। खुदा की कसम रिवर्स कर दो उसको, फर्स्ट माई सेल्फ, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई कंट्री। यू कैन आउट नंबर जापान इन 2 years। अमजद साहब, द फ्लोर इज योर्स, द वे फॉरवर्ड। मुझे यकीन था कि हमारे पास कोई बहुत उम्दा बात कहने को नहीं है इस सेशन में, लेकिन फिर भी आप बताइए वे फॉरवर्ड है जी। किनको टेक क्वेश्चंस। और आई वाज होपिंग कि कोई जो हमारे यंग बच्चे बैठे हैं कोई सवाल पूछेंगे। आई कम टू यू, आई गिव यू अ चांस। और फिर Assalamu alaikum. My name is Yaqub, and a major one in Pakistan, for Pakistan, is increasing our exports. The Planning Commission has done a very thorough job in identifying a lot of products that Pakistan can export and increase our exports from 30 to $111 billion. Why don't we talk about that? If you increase your export even by extra थैंक 30, यू सर। इन द पिनिसिटी ऑफ टाइम आई कट यू। तोला साहब, वो जो 80% कैसे साहब जाना चाहते हैं और इन अदर कमिटमेंट। So, since Kaisar Saab has a hard stop, Kaisar Saab, can I request you to be on stage for a second? And may I request Mr. Ali Latif, President ICAP, and Mr. Samiullah Siddiqui, Chair. चीज़ें हैं। याकूब साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, हमारे जैसे ही हम एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, हम बहुत क्लियर ओपन माइंडेड बात करते हैं। फायर साइड में तो होता ही यही है ना। माजरत के साथ जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आनी चाहिए वो आती नहीं है। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आईटी सेक्टर की। आई डिड माई लेवल बेस्ट, द टोटल पोटेंशियल ऑफ आईटी सेक्टर राइट नाउ इज $15 billion। और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तानी कंपनी जो ओरिजिन की हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, $15 बिलियन के प्रोक्योर कर रही हैं। मेरे पास सिर्फ $2.5 से $3 बिलियन आता है। तो उन चीज़ों को टैप करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। एक्सपोर्टर्स के पैसे पड़े होते हैं बाहर, आती नहीं है। और आइटम जो याकूब साहब ने बताए वो यही हैं जो सर्विस सेक्टर के भी हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, और कुछ चीज़ें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी हमने निकाली हैं। जैसे आपके पास जो पाम ऑयल आया, इसके अगेंस्ट हमने कहा है कि यू वांट टू गिव दिस अ टाइमलाइन। तोला साहब, टाइमलाइन देखिए, मेरी बात सुने। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमें तो यही चाहिए होता है। मैंने आपको बोला आई मी एंड माई सेल्फ। आज भी कल मैं भी एक्सपोर्ट शुरू करूँ तो शायद मेरा माइंड भी उस तरफ जाएगा कि यार तोला साहब कैसे यू वांट टू पुट इन अ वर्ड और शुड आई टेक अ क्वेश्चन। ये जो कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती डर डर के इनसे कह रही थी क्या बात है। पुरानी रिपोर्ट्स की कॉपी पेस्ट करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। सर 25 बिलियन तो हम पहुंचे नहीं है, 111 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ 3-6 एक्सपोर्ट किए हैं, चावल, चमड़ा और चादर। इसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते और हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे दफ्तर में जितनी भी चीज़ें, हमारी स्टेपलर मशीन भी इंपोर्टेड है, उसके पिन भी इंपोर्टेड है, हम कुछ नहीं बनाते। तो जो अमजद वहीद साहब ने कहा, हमने बुनियादी गलत डाली और अब इस मौके पर पहुंचे हैं। आपने तोला साहब कहा, आपने टैक्स के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप रियल एस्टेट से टैक्स ले लें, ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा सवाल है उस टैक्स रेवेन्यू से करेंगे क्या? फौज को अगर देना है तो न कलेक्ट करें। ऐसे नाराज हैं आज अमजद साहब। रिस्पॉन्स दोनों, आप दोनों रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ की हो, आपको कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, जहाँ पे बिजली और गैस के रेट इतने ज़्यादा हैं, जहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, जहाँ पे 25 डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़े हुए हैं। ना एक्सपोर्ट हो सकती है, ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जब तक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, जब वो होगा
तो एक्सपोर्टर को पता है कि क्या उसने करना है, उसको किसी ब्यूरोक्रेट के बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ करो, ही नोज दैट। इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव करने की बिल्कुल। तोला साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि ठीक है, हम तालियां बजा लेते हैं कि जी फौज को बजट ना बढ़ाओ। 3 सालों में हमने कोई बजट इतना खास नहीं बढ़ाया, 10% से ऊपर। आई एम सॉरी टू से। आप अगर ये बात करें, सब्सटेंशिएट मुझे करते हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं कैसर साहब, कि पर कैपिटा आर्मी के या टोटल फौज के एक्सपेंडिचर पूरे रीजन का आप मुझे बता दें। अगर इफ़ वी आर द हाईएस्ट, मैं खुद आपके साथ खड़ा रह के कहूँगा कि कम कर दो, बट अगर नहीं है तो खुदा का वास्ता इतना हम जहर ना फैलाएं, इतना जहर ना फैलाएं हम आर्मी के खिलाफ कि फिर हमारी दिफा के लिए कोई भी ना है। जब हम डूब रहे हो ना, ये टाइटैनिक जब डूब रहा है, तो सिर्फ उसमें एक ये भी वेक्टर है कि जी हम अपना जहर खुद उगल रहे हैं। और आज इंडियन मीडिया कल बैठ के पूरा हमारा मजाक उड़ा रहा था। आई एम सॉरी सर। वन लाइनर, आई हैव टू टेक अ क्वेश्चन। एक आई डोंट वांट जी, मैं मजीद कह के अशफाक तोला साहब को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मिनिस्टर है। सर पहले मैं अवाम में हूँ, बाद में मिनिस्टर हूँ, मुझे यही आना है लौट के। जो भी बातें यहाँ पैनलिस्ट ने कही हैं, ये पैनलिस्ट का अपना व्यू है। CFO has nothing to do with this. Anyways, एक सवाल था, yes, last question. I'll be. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, A लेवल और O लेवल में कितने % बच्चे स्टडी कर रहे हैं? टोटल बच्चों में से जो A लेवल और O लेवल के कितने बच्चे हैं? मुझे आप बताएं ना, आप एजुकेशन में जिन्होंने सवाल किया था। सर मैं भी एजुकेशन में हूँ। एक ना आप बता दें सर। नहीं, माइट भी नहीं होता। मैं देखिए हमारे मैं आपको पूरा जो हमारे पास जो 2 साल पहले की स्टैटिस्टिक्स थे मैं आपको बता रहा हूँ, 11 से 12%। उसमें से भी मैं देखिए जो मेरे पास स्टडीज आई में भी रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। उनमें से मेरे बच्चों ने A लेवल O लेवल किया है, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वही जो स्कूल्स हैं सेलेक्टेड है वो हमें पता है कौन कौन से हैं। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के शहरों में देखिए बिल्कुल कैसर साहब ने बोला ना टाइटैनिक वाली बात, तो वो बच्चे जो है ना वो टाइटैनिक के अपर क्लास वाले हैं सारे, मोस्टली, सारे नहीं हैं। इत्तेफाक से आई एम लकी दैट both my sons, they went abroad, they studied, they came back to Pakistan and they are their own business now and they don't want to go back anywhere in the world. बिल्कुल ब्रेन ड्रेन है। और आपको एक बात ये बताता हूँ, ये फ्रेटर्निटी में इस रूम में यहाँ हाजी शाहिद साहब भी बैठे हुए हैं मेरे पास, शबकेज महाजिर भी बैठा हुआ है, हर कोई बैठा हुआ है मेरे पास। इनको पूछिए कि सिर्फ इस प्रोफेशन में, जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन जिसको मैं कहता हूँ, पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली दुनिया में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप अगर फर्ज करें बीमार होते हैं तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पूछते हैं ना। तो आज पाकिस्तान का अगर ये ब्रेन इंजीनियर आपका सबसे अच्छा आपका जा रहा होता है, जिस तरीके से डॉक्टर भी आपके बड़े अच्छे हैं कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के, डाउ के, आगा खान की, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अनफॉर्चुनेट। हम एक उसमें थे प्रेसिडेंट साहब के पास, हिज एक्सेलेंसी आरिफ अलवी साहब के पास, तो मैंने उनको एक साइड लाइन में, मेरे बड़े मोहतरम हैं और हमारे हल्के के MNA भी रहे और बड़े भाई भी हैं, तो उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है हमारा। बोला चुप करो। वो उनको मुझे कह सकते थे कि ये ब्रेन ड्रेन की तुम बात करो, आइंदा नहीं करोगे। मैंने सर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही है, ये हमारे दिल पे जख्म लगता है कि ये हमारा बच्चा या बच्ची बाहर जा रहा है। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि इनको जितना भी एक प्रोफेशनल कोई भी बनता है ना भाई, उसको 2 चीज़ें चाहिए होती है, इज्जत और पैसा। इस वक्त आपके मुल्क में पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप CPEC ले आते, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2030 की PWC की प्रोजेक्शन थी, तो आपके पास 27 लाख जॉब साल में निकलती, वो पूरी एस्टीमेट से। और मैं कैसर साहब की तरह ये ओन नहीं करूँगा कि वो ये कहेगा कि जी कोई भी कि जी ये गलत रिपोर्ट होती है। नहीं, आई वॉज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। आई नो मे बी आधा 1% तो ऊपर नीचे हो सकती थी, इससे कम नहीं हो सकती थी। 9% की आपकी GDP ग्रोथ थी, द टॉप इन द रीजन। आई मीन आप हम क्या बात आज कर रहे हैं। हमने 2 साल नेगेटिव ग्रोथ भुगती है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। 2 साल नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ हमने भुगती है आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड दैट वाज प्री कोविड, नॉट पोस्ट कोविड। मैं बात कर रहा हूँ आपको। पोस्ट कोविड वी फेयर वेल बिकॉज वी वर डेयरिंग एंड वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशन, बहुत अच्छा किया। बट लेट मी टेल यू, आप पहले से ही, अब ये मार्केट के ऑपरेटर बैठे हुए हैं, हमेशा से इस मार्केट को मैंने देखा है। 76 से मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ। रिंग में जब जाता था क्राई मेथड होता था वाले साहब के साथ, और बिलीव यू मी, जिस वक्त इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता था ना, तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती थी, बिकॉज कि वहाँ पर बदले का कारोबार होता है। ये सारे बैठे हुए स्टॉक के सारे गुरु बैठे हुए मेरे साथ।
तो व्हाट आई एम सेइंग कि इंटरेस्ट रेट आपको किल कर रहा है। जिस दिन आपके पास इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इनकी थ्योरी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में काम नहीं आ रही। Thank you so much. This discussion could have gotten on for another